Hello, welcome student. Today we are going to read next chapter from history in 8th class. 8th class की हिस्ट्री का चैप्टर है बेटा 7th चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी हम. चैप्टर का नाम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स, या फिर दूसरा नाम हम इसको दे सकते हैं क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज. इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड कॉटन टेक्सटाइल मिल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया which was organized, which was run by weavers. यानी कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो वीवर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती थी, उसके द्वारा चलाई जाती थी. उन इंडस्ट्रीज के बारे में स्टडी करेंगे. फिर यहाँ पे स्टडी करेंगे थोड़ा सा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में. अभी हमने ज्योग्राफी का मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर फिनिश किया है, तो बहुत सारी पॉइंट्स उसके अंदर हमारे पास इस चैप्टर में मिलेंगे. तो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज टिस्को या दूसरी गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है, उन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे आयरन स्मेल्टर्स का मतलब यहाँ पे लगाएंगे कि जो आयरन और होता है उससे आयरन तैयार होता है. उसको मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड बना करके उसको अलग अलग शेप दी जाती है. उसको उस प्रक्रिया को स्मेल्टिंग बोलेंगे. और आगे आता है फैक्ट्री ऑनर्स. ये फैक्ट्री के ऑनर्स कौन होते थे? कुछ हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में स्टडी कर ली कि प्राइवेट होते थे, पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती थी, बट वो सारी डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे. यहाँ पे अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी कि वीवर्स करेंगे क्या. वीवर्स का काम होता है कपड़े का वीविंग करना, उस कपड़े के लिए बुनाई करना, वो वीवर्स का काम होता है. तो पार्टिकुलर हम वीवर्स के बारे में स्टडी करेंगे. हमारे इंडिया के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट काम होता था उसमें वीविंग का, टेलरिंग का, आर्टिशियन का, पेंटिंग का और पोट मेकिंग का, इट मीन्स बर्तन बनाने का. इन सभी का काम हमारे इंडिया में होता था, जिसको हैंडीक्राफ्ट बोला जाता है. तो उसकी हमारे इंडिया में क्या वैल्यू थी, दूसरी कंट्री में इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में स्टडी हम कर रहे हैं. तो हम यहाँ वीविंग से लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे. इट मीन्स कॉटन क्लॉथ्स. अब कॉटन क्लॉथ्स हम लगाएंगे, स्टार्ट करते हैं इसको. इसमें सबसे पहले हम अलग अलग टाइप्स के कॉटन्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स के क्लॉथ्स के बारे में पढ़ेंगे. हमारे पास मुस्लिम वैरायटी का होता था. आप लोग जैसे कपड़ा पहनते हो तो उसमें सिल्क, लाइलॉन, कॉटन आदि आदि कपड़ा होता है, ठीक वैसे ही इन कपड़ों की अलग अलग टाइप्स में एक मुस्लिम भी आता था. सेकंड कलिको, ये भी कपड़े की वैरायटी थी जो कालीकट में तैयार होते थे. कलिको नाम से ही हमने कालीकट समझ में आ जाता है. थर्ड पटोला, जो कि ढाका में तैयार होता था.
सॉरी, पटोला सूरत में तैयार होता था बेटा, सूरत और अहमदाबाद में। जामदानी, जिसके लिए ढाका फेमस हुआ करता था, ये वही ढाका है जो आज बांग्लादेश की कैपिटल है। ढाका और लखनऊ, इनमें जामदानी जो कपड़े की टाइप्स है वो तैयार किए जाते थे। छीट, आप लोग कपड़े देखते हैं उस पर छीट होती है, उसमें फूल पत्ती की प्रिंट होती है, छीट होती है, फूल पत्ती प्रिंट की हुई होती है, उसको छीट बोलते हैं। बंडाना, बंडाना को आप लोकल में नाम देते हैं बंदेज। ओढ़नी जो होती है, जो हमारी दादी माँ ओढ़ती हैं, वो बंदेज की होती है। उसमें इस प्रकार से ब्लॉक बने हुए होते हैं, उस ब्लॉक में ऐसे ऐसे टायर बने होते हैं, बारीक बारीक इनके साथ में छोटी छोटी प्रिंट की हुई होती है, छीट होती है। ये बंदेज की होती है, यानी कि बंडाना की होती है। ये राजस्थान एंड गुजरात में फेमस है, वहां पे ये तैयार किए जाते हैं। राजस्थान की महिलाएं विशेष करके बंडाना ओढ़नी है, बंडाना यानी कि प्रिंट की हुई बंडाना, बंदेज की जो ओढ़नी होती है उन्हीं को ही ज्यादा लाइक करती हैं, उन्हीं को ही ज्यादा ओढ़ती हैं। ये थी क्लॉथ्स की टाइप्स। इन क्लॉथ्स के इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी। हमारे यहाँ का जो कपड़ा था वो ब्रिटेन में, अरब कंट्री में, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, इन सभी कंट्री में इंडियन क्लॉथ की काफी डिमांड हो सकती थी। ये जो क्लॉथ्स होते थे ये छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर वीवर्स के द्वारा तैयार किए हुए क्लॉथ्स होते थे। हाथ से ये हैंडमेड होते थे। हाथ से तैयार करने के बाद इसमें एक ही कपड़े में अलग अलग टाइप्स के डिजाइन तैयार किए जाते थे, जिसके कारण ब्रिटेन में हाई सोसाइटी के लोग इसको परचेज करते थे। जितना भी हमारे पास से मटेरियल इंटरनेशनल मार्केट में जाता था उनमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला जो परसेंटेज था, एक्सपोर्ट जो गुड्स होती थी उसकी जो परसेंटेज होती थी उसमें कॉटन क्लॉथ्स होता था। हाई परसेंटेज पे इट मीन सबसे ज्यादा जो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो वस्तु जाती थी उसमें क्लॉथ्स जाते थे। बट आगे की सिचुएशन क्या होती है वो सुनिए। ये साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया में ये केरल है और केरल में ये कालीकट सी पोर्ट है। वास्को डी गामा
इंडिया में 1948 में एंट्री करता है, वो सी रूट का पता लगाने के बाद यूरोपियन कंट्री को इंफॉर्मेशन देते हैं। यूरोपियन कंट्री ये इंडिया में आते हैं। सबसे पहले तो ये पुर्तगाल का था, फिर डच आते हैं, फिर फ्रेंच आता है, और उसके बाद में ब्रिटिशर आते हैं। ब्रिटेन या ब्रिटिशर, या हम कहेंगे इसको इंग्लैंड, और उससे आगे इसको यूके भी नाम दे सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी कह सकते हैं। इन लोगों ने इंडिया के अंदर अपनी मार्केट सर्च करने थे। क्यों करने थी? क्योंकि हमारा जो क्लॉथ था वो यूरोपियन कंट्री में ज्यादा जाता था, इसलिए इंडिया से लो रेट पे वो परचेज करके इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कंजप्शन करने के पर्पज से यहां से उन्होंने ट्रेड शुरू कर दिया। बट उसी टाइम पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रीज, हाई प्रोडक्शंस बाय इंडस्ट्रीज। इट मीन्स जहां इंडस्ट्रीज से ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है उसको इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन होने के बाद उसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा हुई। हाई प्रोडक्टिविटी होने के बाद उसको कंजप्शन करने के लिए मार्केट चाहिए, इसलिए सबसे पहले तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज आई, फिर उसकी नेबर कंट्री थी फ्रांस में भी आ गई, दूसरी कंट्री में भी इंडस्ट्रीज सेट हो गई। आफ्टर सेटिंग द इंडस्ट्रीज, यूरोपियन ट्रेडर्स wanted to search new market for the consumption of their products। इसलिए न्यू मार्केट उन्होंने इंडिया को सर्च कर लिया। ये मार्केट से पहले यहां से फिनिश गुड जाते थे और यहां इंडस्ट्री जाने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां फिनिश गुड का कंजप्शन पहले यहां से परचेज करते थे, बाद में यहां इसका कंजप्शन, इट मींस इंडिया की मार्केट में फिनिश गुड की सप्लाई होने लगे। पहले हमारा क्लॉथ जाता था और बाद में उनकी इंडस्ट्रीज का क्लॉथ हमारे पास आने लगा। ऐसा उन्होंने क्या किया, उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडस्ट्रीज ऑनर्स के प्रेशर में आकर के एक लॉ इनेक्ट किया। उस लॉ का, उस एक्ट का नाम था कलिको एक्ट। अकॉर्डिंग दिस एक्ट, इंडियन गुड्स हैड बीन बैंड फॉर द कंजप्शन ऑफ ए इंटरनेशनल मार्केट। कि जो इंटरनेशनल मार्केट, इट मीन्स ब्रिटेन में जो इंडियन गुड्स का कंजप्शन होता है
उसको बंद करवा दिया, यानी इंडियन क्लोथ्स वहां पे नहीं बिकेगा। इसको बैन करवा दिया। क्यों? क्योंकि वहां इंडस्ट्रीज, ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज आ गई और यहाँ की प्रोडक्टिविटी अगर सेल आउट नहीं होती है तो ये इंडस्ट्री शट डाउन हो जाती है। इसलिए उन्होंने, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया और एक एक्ट पास करवा दिया जिससे हमारे इंडिया की मार्केट हमेशा हमेशा के लिए क्लैप्स हो गई, बंद हो गई। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट था जिससे हमने ये इंटरनेशनल मार्केट खो दी? अगला पॉइंट है बेटा स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी क्या है? इट इज मशीन। इट इज इन्वेंटेड बाय जोहन हारग्रीव्स। जोहन हारग्रीव्स के द्वारा ये इन्वेंटेड है। इसका इन्वेंशन क्या था? 1764 में। क्या है ये स्पिनिंग जेनी? स्पिनिंग जेनी इज द इंस्ट्रूमेंट, इट इज यूज्ड फॉर द स्पिनिंग, it is used for the multi spindle। ये मल्टी स्पेंडल क्या होता है? इट मीन्स जब हम इसका व्हील को मूवमेंट करेंगे तो इस मूवमेंट से कई तकलियां एक साथ चलेंगी और यहां से हमारे पास इस स्पेंडल से, मल्टी स्पेंडल से कई धागे एक साथ तैयार हो जाएंगे, धागों का बंडल तैयार हो जाएगा। तो कॉटन से जो धागा बनाने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया स्पिनिंग जेनी से इजी हो गई। स्पिनिंग जेनी से पहले हमारे पास चरखा होता था, उस चरखा में एक तकली होती थी। ये चरखा जो महात्मा गांधी की फोटो के साथ आपने कई बार देखा होगा, वो चरखा चलाते हैं और सूत काटते हैं। वो क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि वो बताते थे कि हमारे इंडिया की प्रोडक्शन ही हमें यूज करनी चाहिए और हमें सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, ना कि दूसरे। हम अपना शरीर को ढकने के लिए जो क्लोथ्स यूज करते हैं वो हमारे द्वारा तैयार किया होना चाहिए। दूसरा, वो हमारे बच्चों को भी प्रैक्टिकल की एजुकेशन देने के फेवरेबल थे। इसलिए महात्मा गांधी खुद सूत की कताई करते थे, कपड़ा तैयार करते थे और अपनी रंगोटे खुद ही बनाते थे। तो जो सूत की कताई करना यानी कि वो स्पिनिंग करते थे, वो स्पिनिंग किससे होती थी? चरखे से होती। उसमें एक तकली होती थी। इस चरखे का जो काम था, इस तकले का जो काम था, उसको रिप्लेस किसने कर दिया? स्पिनिंग जेनी ने कर दिया। इस स्पिनिंग जेनी से, व्हील से कई स्पेंडल एक साथ चलने से कई धागे एक साथ तैयार होते हैं। इस स्पिनिंग जेनी के बाद में भी हमारे क्लाइंट्स पे इफेक्ट होता है। कैसे होता है? क्योंकि इंडस्ट्रीज में मशीनों से कपड़ा तैयार होने लगा। ये इंग्लैंड का जो क्लॉथ था वो मशीन मेड होता था। अब हम थोड़ा सा इंग्लैंड का और इंडिया के क्लॉथ्स के ऊपर एक्सप्लेन थोड़ा सा करेंगे क्योंकि ज्यादा आपकी बुक में नहीं है। तो ये मशीन मेड होता था, ये हैंडमेड होता था। सेकंड इसमें डिफरेंस क्या था? क्योंकि इसी इंग्लैंड के क्लॉथ्स ने हमारी मार्केट को बंद कर दिया था। हमारा जो कपड़ा तैयार होता था वो सेल आउट होना बंद हो गया था। ये चीप होता था, ये कॉस्टली होता था।
क्यों होता था? इसमें टाइम और लेबर लेस होती थी, इसमें टाइम और लेबर हाई होती थी, ज्यादा टाइम और ज्यादा लेबर लगती थी क्योंकि हाथ से तैयार होता था, ये मशीन मेड होता था। इसलिए इसका रेट चीप होने की वजह से इन्होंने अपना कपड़ा इंडिया के मार्केट में उतार दिया, सेल आउट करना शुरू कर दिया, और इंडियंस लोगों ने भी इसी प्रकार से परचेज करना शुरू कर दिया क्योंकि ये चीप होता था और हमारा कॉस्टली होता था। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा क्लॉथ जाता था, ये ब्रिटेन है, ये इंडिया है। इंडिया से जो क्लॉथ्स यहां जाता था, वापस इस क्लॉथ्स के सेल आउट करने के बाद गोल्ड और सिल्वर हमारे पास आता था। अब इनका कपड़ा हमारे पास सेल आउट होने लगा और हमारा जो करेंसी था वो ब्रिटेन में जाने लगा। ब्रिटेन में इनका एक्सप्लोटेशन करके इनकी करेंसी को ज्यादा से ज्यादा वो यूटिलाइज करने लगे। कैसे करने लगे, किस काम के लिए करने लगे, वो सुनिए। ये साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया में यहां पे सबसे पहले लड़ाई हुई थी 1757 में। कौन सी लड़ाई हुई थी? प्लासी वार। इसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये एरिया इन्होंने अपने कैप्चर में कर लिया था। हमारे यहाँ केरल में स्पाइसी ज्यादा होता है, इसको परचेज करते थे। इस एरिया में वो टी प्लांट्स और इंडिको, इनका कल्टीवेशन करवाते थे। टी प्लांट्स वहां पे और इंडिको यहां से, बिहार के एरिया से। इनको वो परचेज करने के लिए हमारा पैसा जो इस मार्केट से गेन करते थे आफ्टर सेलिंग द क्लोथ्स, उसी पैसे का इंडिया के अंदर टी, कॉफी, स्पाइसेस, इंडिको, ओपियम, इनको परचेज करने के लिए यहीं पे यूटिलाइज करते थे और उसके बाद में उसको नेशनल मार्केट में सेल करने के बाद उनको इंटरनेशनल करेंसी मिल जाती थी। यहां से ये सामान इंडिको, ओपियम, टी, कॉफी, स्पाइसेस, इनको लो रेट में वो परचेज करते और इंटरनेशनल मार्केट में हाई रेट में उसको सेल आउट करते। ये सब उनके साथ, इंडिया के व्यूवर्स के साथ भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हो। इंडिया के जो व्यूवर्स थे, शुरू स्टार्टिंग में उन्होंने अपने क्लॉथ्स के दूसरों के साथ बार्गेनिंग शुरू करने के लिए चांस मिल जाता था, क्योंकि हमारे पास हमारे कपड़े को परचेज करने वाले डच, फ्रेंच और ब्रिटिशर होते थे। जब हमारे व्यूवर्स इसको अपना कपड़ा सेल आउट करता तो इनके साथ वो बार्गेनिंग करता, यानी कि मोल भाव करता। बट इन्होंने आपस में ही लड़ाई की। डच और फ्रेंच के आपस में लड़ाई होती है, उसमें डच डिफीट हो जाता है, ये चला जाता है। फिर फ्रेंच और ब्रिटिशर की लड़ाई होती है, इसमें फ्रेंच डिफीट होते हैं, ये चला जाता है, बाद में ब्रिटिशर बचता है। ब्रिटिशर हमारे व्यूवर्स का एक्सप्लोटेशन करते हैं। कब करते हैं? बिफोर द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज का स्टार्टअप नहीं होता, उससे पहले की बात है। बाद में तो उन्होंने हमारे कपड़े ही परचेज करना बंद कर दिया था। अब ये ब्रिटिशर व्यूवर्स के पास जाते हैं, उनको एडवांस में पैसे देते हैं
और जो व्यूवर्स एडवांस में पैसा लेता उसको उसी आदमी के लिए काम करना होता था जिसका वो पैसा लेता था, इसलिए बार्गेनिंग का उनके पास कोई चांस नहीं होता था। इट मीन्स जिस रेट में वो उसका क्लॉथ्स परचेज करके लेके जाता उसी को ही वो उसको एक्सेप्ट कर लेता। कौन है? व्यूवर्स। टाइम बाउंड होता था, एडवांस में पैसा ले लेते थे। इस व्यूवर्स के पास टाइम बाउंड होता था, टाइम पे ही उसको माल की सप्लाई देनी होती थी। अगर उसने टाइम पे सप्लाई नहीं की तो इस व्यूवर्स को पनिशमेंट दिया जाता था। इसलिए बहुत सारे व्यूवर्स ने अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था वो बंद कर दिया। उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया क्योंकि ये ब्रिटिशर थे, ये इनको बहुत सारा हरासमेंट देते। ऐसे व्यूवर्स की कंडीशन हो गई थी। ये कब की बात है? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में एंट्री करते हैं उस टाइम की बात है, शुरू स्टार्टिंग। बाद में तो हमारे व्यूवर्स का इन्होंने कोई काम ही नहीं छोड़ा था जिसके कारण वो अपना लिवलीहुड का सोर्स ले सके। अब जो व्यूवर्स होते थे वो कौन होते थे और ये वीविंग का काम कहां होता था उसके बारे में सुनिए। ये साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया में ये जो आज बांग्लादेश है वो बांग्लादेश हमारे इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। इसमें वीविंग का काम काफी होता था। इसके साथ लगता हुआ बंगाल और लखनऊ, ये वेस्ट बंगाल और ये इस साथ में लगता हुआ यूपी का लखनऊ आगे आता है। इस एरिया में वीवर्स के द्वारा क्लॉथ तैयार होता था, विशेष करके मलमल एंड जामदानी, ये इनका उस टाइम पे तैयार होने वाला कपड़ा होता था। जब साउथ में चलते हैं तो कोरोमंडल कोस्ट आपकी बुक में है बेटे। अब ये कोरोमंडल क्या होता है? ये कोस्टल एरिया है, दोज एरिया कवर्स बाय ओशियन और कॉल्ड ए कोस्टल एरिया। यहां से बे ऑफ बंगाल स्टार्ट होती है, बे ऑफ बंगाल से यहां नीचे हिंद ओशियन और यहाँ पे अरबियन ओशियन आता है। इसलिए सारा का सारा एरिया समुद्र से कवर किया हुआ है, इसलिए इसको कोस्टल एरिया बोला जाता है। ये तो आपने ज्योग्राफी की बुक में पढ़ लिया था 7th क्लास या 6th क्लास में, बट अब हम कोरोमंडल कोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहां वेस्ट बंगाल से लेकर के आंध्र प्रदेश तक इसको नॉर्थर्न सरकार बोला जाता है। इस कोस्टल एरिया का नाम है। आंध्र प्रदेश से नीचे तमिलनाडु का कोड कन्याकुमारी तक इसको कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है। तो कोरोमंडल कोस्ट पे ये आता है मद्रास, जो कि एक आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इसमें भी क्लॉथ्स वीवर्स होते थे। वेस्टर्न डायरेक्शन में जब चलेंगे, ये इसकी ईस्टर्न डायरेक्शन है इंडिया के, ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, और ये वेस्टर्न कोस्टल एरिया। यहां पे चलेंगे तो ये गुजरात है और ये महाराष्ट्र है। गुजरात के अंदर भी वीवर्स होते थे जो कपड़े का वीविंग का काम करते थे। वैसे पूरे इंडिया में थे बट फेमस सेंटर यही हुआ करते थे। एक नीचे काली कट का भी है।
जो केरल में पड़ता है। इन वीवर्स को अलग अलग नाम से जाना जाता था। इससे ऊपर का जो एरिया है वो नॉर्थ इंडिया और इससे नीचे का एरिया है वो साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जुलाहे का लोकल नाम होता था वो जुलाहा, इट मीन्स वीवर्स। वीवर्स का लोकल नाम होता था वो जुलाहा या मोमिन बोला जाता था। ये इसका लोकल नाम होता था। साउथ इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया के अंदर, ईस्टर्न डायरेक्शन में, इट मीन्स बंगाल में, इस वीवर्स को जो कपड़े की वीविंग करते थे उसको तांती नाम देते थे। साउथ इंडिया में, इट मीन्स नीचे की साइड में, उनको कई कोलार या देवांश बोला जाता था। साउथ इंडिया में वीवर्स के लोकल नेम होते थे। आगे आता है बेटा वीविंग करने के स्टेप्स क्या क्या, पहले क्या करते थे, बाद में क्या करते थे, उनके बारे में स्टडी करें। सबसे पहले स्पिनिंग होती थी। ये स्पिनिंग होती थी चरखा और तकली। चरखा तकली घुमाने से एक धागा तैयार होता था जिसको स्पेंडल बोलते हैं। स्पेंडल घूमती थी और उस स्पेंडल में एक धागे का बंडल बन जाता था। ये हाउस होल्ड यानी कि घर में रहने वाली वोमेन करते थे। महिलाएं ज्यादा इस स्पिनिंग का काम करती थी, सूत की कताई का काम करती थी। उसके बाद जो थ्रेड तैयार होता था उस थ्रेड से डाई किया जाता था। उस धागे को डाई करते थे। डाई करने वाले डायर्स होते थे जिसको रंगरेज बोला जाता है। जब कपड़ा तैयार करते थे तो उस कपड़े में एक विशेष प्रकार का ब्लॉक बना जाता था। इस प्रकार से ब्लॉक बनते थे। इन ब्लॉक्स को बनाने वाले को छिपीगार्स बोलते थे। इस क्लॉथ्स में हमारे इंडिया के सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉय होते थे। सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्लॉथ्स इंडस्ट्रीज होती थी जो इंडिया के लोगों को सबसे ज्यादा एम्प्लॉय करते थे। तो ये क्लॉथ्स या कॉटन टेक्सटाइल में इंडिया के लोगों के लिए लिवलीहुड का सोर्स था। अब कुछ पॉइंट हम इसकी डिक्लाइन के बारे में स्टडी करेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये हमने स्टडी की बेटा इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। ये सारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि घर के अंदर होता था। फिर इंडिया के अंदर 1854 में मुंबई में सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल मिल लगी थी। बट
Indian industries was not able to increase their industries.